वापस कर रही हैं अमजद भाई? अभी बंद रखें सारे पेपर्स वापस करवाने का मकसद ये है कि आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी और कॉन्सेप्ट्स इनमें तकरीबन सारे कवर्ड हों तकरीबन। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट में इस जैसा कोई सवाल आएगा तो आप उसमें पासिंग मार्क्स ले सकेंगे इंशाल्लाह। बट बहुत सीरियस लीजिएगा, आज से टेस्ट में, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, 3 दिन है। चौथा दिन भी जुमे वाला दिन आज क्या है? आज जुमेरात है ना? बुध बुध है, कल जुमेरात है और जुमा है। हफ्ते को आपका टेस्ट है, ऐसे ही है। तो जुमे को आप बीएम देकर आ जाएंगे, 1:30-2 बजे तक फ्री होंगे, वो भी टाइम आपके पास पूरा है। दो दो करके टॉपिक्स को बांट लीजिए 3 दिन में, ये 6 टॉपिक्स किए भी इसीलिए, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्वेश्चन बैंक 4 कार्ली, क्वेश्चन बैंक 6 फैम, क्वेश्चन बैंक 7 ऑर्चर्ड, ये मैंने टेस्ट में दिया था फिर डिस्कस भी किया हुआ है। क्वेश्चन बैंक 12 अब्बास लिमिटेड, ठीक है, सब डिस्कस्ड हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। बोरिंग कॉस्ट में पास पेपर 9 स्पिन इंडस्ट्रीज, पास पेपर 8 अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड था। फिर एक एप्पल कॉरपोरेशन है, ये ग्रेनाइट कॉरपोरेशन था असल में, पास पेपर 11, जिसको मैंने बदल के टेस्ट में दे दिया था। उसके अंदर 2 चीज़ें ऐड की थी, एक शायद कोई कंसल्टेंसी टाइप की कोई चीज़ ऐड की थी, प्लस एक डेप्रिसिएशन की वर्किंग ऐड कर दी थी। तो बेटर तो है कि आप असेसमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करें। असेसमेंट नंबर 1 थी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था ये एप्पल कॉरपोरेशन का, ये कर लें तो बेटर है। ना मिले किसी को, वैसे मैं फोटोकॉपियर पे रखवा दूंगा आज ये क्वेश्चन भी, दोबारा असेसमेंट भी पड़ी भी होगी शायद, ठीक है। लेकिन अगर ये ना मिले तो एटलीस्ट ग्रेनाइट कॉरपोरेशन का सवाल वो आप लोगों ने कर लेना है। चौथा सवाल लेक्चर 7 के अंदर कुरैशी स्टील लिमिटेड आपके हैंडआउट्स में मौजूद है। ये 4 सवाल आपने करने हैं बोरिंग कॉस्ट के लिए, ठीक है जी। तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी, इसमें रिवीजन हो जाएगी, आपको चीज़ें बिल्कुल याद आ जाएंगी, आप कंफर्टेबल फील करेंगे टेस्ट में आने से पहले। सिंगल एंट्री के अंदर 4 सवाल करने हैं आपने। 35 अल्फा ट्रेडर्स, निज़ाम 36, 27 मुनीरा और पास पेपर 13 आसिफ, ठीक है जी। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जालिब वाला क्वेश्चन और वसीम इंडस्ट्रीज़ वाला क्वेश्चन लेक्चर 8 के हैंड आउट में आपको गिवन है, ठीक है। ये भी आई कैप का पास पेपर है, FAR 2 का, और ये भी पास, ये क्वेश्चन बैंक में है आई कैप के, लेकिन ये मैंने इसमें डेफर टैक्स की एडजस्टमेंट्स करके, क्योंकि डेफर टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चंस आपको लेक्चर 8 के अंदर हैंड आउट में दिए हुए थे। ये क्वेश्चंस 2 हैं लेकिन आपके लिए 3 बन जाएंगे। जालिब वाला सवाल डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको क्लास में करवाया था, वो सोल्यूशन आपके पास क्लास के रजिस्टर में मौजूद है। वैसे मैं कल तक उसका वो हैंड रिटन भी मैंने जो बनाया था वो भी रखवा दूंगा अगर किसी को चाहिए हो तो। इनडायरेक्ट सोल्यूशन इसका, दरअसल जो इनडायरेक्ट टेस्ट हुआ था ये उसका सोल्यूशन है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया था सवाल को डेफर टेस्ट के लिए, तो सोल्यूशन में भी चेंज करके ये मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल किया था फोटोकॉपियर पे। ये दोनों सॉल्यूशंस मौजूद हैं आपके पास। तो जालिब वाला एक क्वेश्चन ही आपने दोनों तरीके से करना है। वसीम इंडस्ट्रीज इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मेथड से आपने करना है, ठीक है। और इसका भी सॉल्यूशन आपके पास फोटोकॉपी की फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है। और STL संडे ट्रेडर्स लिमिटेड रीसेंट अटैम्प्ट का क्वेश्चन, ये मैंने आपको हैंड आउट के अंदर प्रोवाइड किया था, हैंड रिटन हैंड आउट में, और डिस्कस भी किया था बहुत तफसील से हमने इसको। ये 4 सवाल आपने करने हैं, यानी कि हैं 3 सवाल लेकिन बन 4 जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर सिर्फ 3 सवाल, अब सब 4-4 थे, चलो कुछ 3 भी हो जाएं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 FCC लिमिटेड, प्रैक्टिस सेट 4 बासित लिमिटेड, क्वेश्चन बैंक 1 KT, ये 3 सवाल गवर्नमेंट ग्रांट के लिए कर लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेक्चर 1 में NKL दिया था, लेक्चर 2 में सोया फ्राई दिया था, ये 2 सवाल आप कर लीजिएगा। अब इसको आप बांट लें, जिस तरह से भी बांटें आप, एक इधर 4 सवाल वाला करके एक यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उठा लें, फिर यहाँ से बोरिंग कॉस्ट करें तो गवर्नमेंट ग्रांट उठा लें, फिर सिंगल एंट्री और कैश फ्लो कर लें। इस तरह से कोई भी जोड़ियाँ आप बना लें, 2-2 करके करेंगे तो 6 दिन, ये 6 टॉपिक्स हैं, 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह हो जाएंगे। ऐसे ही चल रहा है, चलवा दूँ? बीमार हो जाओगे यार, दरवाज़ा खुलवा लो। आगे मेरा गला खराब, इन दिनों में आप लोग बीमार हो जाओ बहुत डेंजरस है। दरवाज़ा खोल के भाई आगे कोई बच्चा कुर्सी रख दे काइंडली। AC बेटा चलवा दूं मैं, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोगों के लिए नहीं चलवाना चाह रहा, मुझे खुद तंगी होती है। AC ना चले तो यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन, यहाँ तक आते आते सारी ऑक्सीजन तो आप लोग चूस लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पहुँच रहा होता। लेकिन स्टिल मैं चाहूँगा कि इन दिनों में थोड़ा सा गुजारा कर लें हम, ठीक है। ये थोड़ी सर्दी गुजर जाए 2-4-5 दिन,
10 दिन उसके बाद फिर चलाने लग जाएंगे इसे। अभी बहुत आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखा करें आजकल, ठीक है। अच्छा जी, बात शुरू कर ली थी हमने जब से आपने तब ऑन किया, मैं भूल गया आपको बताना, जब मैंने ये बात शुरू की थी आपने ऑन कर लिया, ठीक है जी। ये है आपके असेसमेंट के लिए होमवर्क, इसको आप आज से शुरू कर देंगे, ठीक है। दो दो करके कीजिएगा क्योंकि बाकी पेपर्स भी आप तैयार कर रहे होते हैं। सारे पेपर्स पास करने हैं ना सीए करने के लिए, सिर्फ FAR 1 नहीं पास करना, ठीक है। इसलिए ये काम थोड़ा कम कर दिया आपके लिए। लेकिन जो बच्चे ये प्रोग्राम बना के बैठे हैं कि हम ये असेसमेंट देने की बजाय घरों को जाएंगे, उड़ता उड़ता सुना मैंने, तो उनकी अपनी मर्जी है। ऐसे जानने वाले को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर उनको दोबारा आने से भी कोई नहीं रोक सकता। वो अगली बार फिर जब आएंगे तो हो सकता है ऐसा मौका उनको ना मिले, तो बाद में अफसोस करने से कि काश मैं उस वक्त रुक जाता, काश मैंने उस वक्त असेसमेंट को सीरियसली दिया होता, काश कि मैंने वो तैयारी कर ली होती। तो ये बाद वाली काश से बेहतर है आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें। अब 20 एक दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह घरों को चले ही जाना है आपने, घर बैठ के तैयारी कीजिएगा। बेशक घर जाते हैं तो बेटर है, नहीं तो एक आध दिन के लिए जब छुट्टियां हो 1-2 दिन गुजार के वापस आना है तो आ जाइएगा। फिलहाल आप अभी इन दिनों में जाने से परहेज़ करें और ये तैयारी कर लें। बेटा ये बहुत ज़्यादा पोर्शन है हमारे सिलेबस का, प्लीज़ प्लीज़। इसमें मैंने सिर्फ IS36 छोड़ा है, जिसको मैं छेड़ लूँगा अगर छेड़ना चाहा तो, ठीक है, जितना को आपको याद रहता है। उसके अलावा हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी छोड़ा है, मैं और इनकम एक्सपेंडिचर छोड़ा है, और कॉस्ट का बाकी पोर्शन छोड़ा है। यानी कि कुछ बस चीज़ें समेटी हैं थोड़ी सी, वरना ये बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे सिलेबस का। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिएगा, दो दो करके अच्छे तरीके से तैयार करना है। और सब बच्चों ने ये कोशिश करनी है कि ये असेसमेंट 2 में सभी पास होकर दिखाएं। बहुत चांसेस हैं, अल्लाह ने चाहा तो असेसमेंट 2 में पास होने वाले बच्चों के बहुत चांसेस होंगे कि वो ICAP में भी पास हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मेजर पोर्शन है हमारे पेपर का, ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन 70 to 75% ये आपका टेस्ट होगा, सिलेबस टेस्ट होगा। जो दो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो भी बस ऐसे ही इनकम एक्सपेंडिचर और सिंगल एंट्री अल्टरनेटिवली आते हैं, तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा सिंगल एंट्री सही, मॉक में हो सकता है इनकम एक्सपेंडिचर आ जाए। तो इन दोनों में से दोनों तो शायद ही टेस्ट करे, वैसे तो 35 नंबर की ग्रेड उसके पास मौजूद है, दोनों भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली वो इन दोनों में से एक टेस्ट किया करता है एक मौके पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने उन दोनों में से एक रख लिया। बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चूँकि तफसील से टेस्ट में तो आपके हालात आपके सामने ही हैं, लेकिन ये वाला सवाल प्लस मैं कोशिश करूंगा जो एंड पे हमने गैप एनालिसिस की क्लासेस करनी है, मैं प्लान यही कर रहा हूँ, टाइम तो अभी नहीं मिल रहा, दुआ करें कुछ टाइम मिल जाए। एक सवाल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ऐसा नोट बना लें जिसमें जितने 5-6 टॉपिक्स हम इंटीग्रेट कर सकें वो कर लें, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट हो, चाहे वो बोरिंग कॉस्ट हो, चाहे वो इम्पेयरमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जितने भी 4-5 टॉपिक्स उसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं वो कर लें। ऐसे ही कैश फ्लो का एक सवाल बन जाए, इसके अंदर ये बोरिंग कॉस्ट, ये गवर्नमेंट ग्रांट, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये सारे उसके अंदर इंटीग्रेट जो मुमकिन है हो सकें वो कर लें। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एंड पे, जिसके अंदर वो जो बातें मैंने ज़बानी बोली थी शायद मैं उसी क्वेश्चन के अंदर उनको ऐड करके सोल्यूशन दे दूं आपको जो टेस्ट में लिया था। तो बहरहाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चूंकि रिसेंटली टेस्ट हो गया और अच्छे से डिस्कस हो गया, तो मैंने उसको भी एक्सक्लूड किया ताकि आपका टाइम कम हो जाए प्रिपरेशन का। इनकम एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये मेन टॉपिक्स दो बीच में से मिस कर दिए। और कॉस्ट में ये इंशाल्लाह 2 सवाल आप जो है वो मैक्सिमम किए हुए सवाल हैं, ये 33-40 मिनट में करके साइड पे रख देंगे, तो इसकी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। तो मेन जो आपको टाइम लगना है वो इन 4 टॉपिक्स पे लगना है, ये दोनों इंशाल्लाह ईजिली कर लेंगे। एक तो ताज़ा ताज़ा किए हुए हैं, दूसरा क्वेश्चंस भी इसके कम है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिएगा। बाकी ये होमवर्क आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, मैंने आपको पहले से दिया हुआ था, और ये होमवर्क रेवेन्यू का आज मैं दे चुका हूँ, ये बाद में नोट कीजिएगा। सब बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लें और कॉस्ट अकाउंटिंग वाली बुक को ओपन कर लें ताकि हम फटाफट उसके 1 और 2 को साइड पे करें और रेवेन्यू स्टार्ट करें। जल्दी नोट करें, जल्दी से 1 मिनट में कर लेंगे नोट। वैसे मैंने लिखा हुआ छोड़ा इसीलिए था कि चलो टेस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और 7 बच्चे नोट भी कर लेंगे, लेकिन नहीं, उनको भी पता है कि जब आएंगे तो उस वक्त टाइम मांगेंगे, अच्छा है, वरना तो ज़्यादा पढ़ा देगा। जल्दी करें नोट। मैंने वैसे पहली क्लास में डिस्कस नहीं किया, उनमें कल करना है, लेकिन आपके साथ कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को होमवर्क दे दिया था, आप पढ़ के आए हैं, बता देता। वैसे तो एक बात बताऊंगा इंशाल्लाह, उसी से आपको पता लग जाएगा, ओहो अच्छा हम तो ये सोच रहे थे, अच्छा ये सोचना है, और फिर एक बार ट्राई कर लेना, बनेगा ग्राफ इसी तरह से इंशाल्लाह। भाई जल्दी कर लें प्लीज, बातें ना करें।
अच्छा, बातें बेशक करें लेकिन नोट जल्दी से करें। जितनी तेजी से आपकी जबानें चिपड़ चिपड़ चल रही हैं चाकुओं की तरह, उससे तेजी से आपके हाथ चलने चाहिए। नोट कर लिया तो पानी पिला दो यार, पड़ा होगा। बीमार हो गया हूँ फिर यार। क्या जाकल्ला है यार, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं रख लूंगा। भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, बच्चे नोट कर रहे होंगे, कैमरे वाले। नोट नहीं करना। पड़ा रहे, मैं रख दूंगा। ओके जी, बस सब नोट नहीं हुआ तो फिर यहीं पे लिखा हुआ है, मिटेगा नहीं। अब बाकी बाकी की कमी बेशी अब एंड पे पूरी कीजिएगा। अब इधर देखें प्लीज। पास पेपर नंबर 2 पे आए पहले, जो होमवर्क में दिया था। और कौन सा? पास पेपर 2 पेज नंबर 490। कितने बच्चे आज कॉस्ट की बुक नहीं लेकर आए? कॉस्ट वाली बुक बेटा, आपको कहा था 1 और 2 हमने कंक्लूड करने हैं, क्या हो गया? बैग में जगह ही नहीं थी। कितने बच्चे आज रेवेन्यू वाली बुक नहीं लाए? क्यों? क्या मतलब? बेटा जब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो आपको लेके आनी चाहिए थी। ठीक है, चलें। वैसे तो ये आखिरी था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब वही आपको लेकर आनी पड़ेगी इसमें से। फिर एंड पे जाके सिर्फ पहले चैप्टर में से देख लेंगे एक आध दिन में, कोई ज़रूरत हुई कुछ करने की तो। अच्छा जी, डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ग्राफिकली बाय डिनोटिंग, अंडरलाइन करें, टोटल कॉस्ट, बाय डिनोटिंग टोटल कॉस्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जी, इनमें से किसी ग्राफ में कोई मसला है? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए ये क्वेश्चंस? बहुत कम है, ये बहुत कम है जी। जिन्होंने अटेम्प्ट किए, मसला आया पहले क्वेश्चन 2 में? आसान बात थी ना। सुने, टोटल कॉस्ट की बात की थी, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट फिक्स्ड है, उसने कहा पर मंथ फिक्स है तो पर एनम भी फिक्स होगा। तो आपको पता है फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स फिक्स्ड, स्ट्रेट लाइन बननी थी। सेकंड में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, फिक्स्ड हो पड़ी पर यूनिट, लेकिन उसने कहा है टोटल कॉस्ट। क्या कहा है? टोटल कॉस्ट। तो फिर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड था, ओरिजिन से इंक्रीजिंग। ठीक है जी। थर्ड था सुपरविजन कॉस्ट, 1 सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 20 डायरेक्ट। इत्तेफाक से कल ही हमने या परसों ये ग्राफ बनाया था कि ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। बातें बंद कर दें, इंपॉर्टेंट बात आने लगी अब। ये स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, सुपरवाइजर की कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट उसने कही है। ठीक है। और लास्ट क्या है? मशीन रेंटल कॉस्ट, फिक्स्ड मंथली रेंट है, और एडिशनल कॉस्ट 100 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एक्सीडिंग सर्टन लिमिट। जी, ये क्या है? ये फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है। ऐसी कॉस्ट को हम कहा करते थे मिक्स्ड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन ही है, बढ़ता जाता था। ठीक है। ये चारों ग्राफ्स तो आसान थे, आसान दूसरे भी थे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में कुछ बच्चों ने वीकनेस जो है वो शो की। जैसे
बिल्कुल आप देखेंगे ना, आप लफ्ज ब लफ्ज इसको कंपेयर करते जाएं। ये दो अटेम्प्ट्स में अलग अलग आया हुआ क्वेश्चन है, आप लफ्ज ब लफ्ज इसको कंपेयर कीजिए, साथ साथ देखते जाइएगा। बी रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन 3 की रिक्वायरमेंट। डिस्क्राइब, बस दा ऐड हो गया बीच में, ठीक है। डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट्स ग्राफिकली बाय डिनोटिंग, हाँ ये फर्क पड़ा ना, अंडरलाइन करो। पर यूनिट कॉस्ट। जी हमाद खान साहब किधर गए आप? पर यूनिट देखा था? पर यूनिट देखना था ना बेटा, यही तो देखने वाली चीज थी, आपने यही तो देखा ही नहीं जी। आपको मसला आना चाहिए था। ओके, बाकी सब वैसे ही है। ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देखा उसकी फनकारी। अब पिछले अटेम्प्ट में उसने मांगा था टोटल कॉस्ट का बिहेवियर ग्राफ की शक्ल में, जो हमने जैसे फिक्स कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया था डिसीजन टोटल की बेस पे होता है, याद है? स्ट्रेट लाइन थी, और जब उसी को पर यूनिट पे लाए थे तो वो क्या बन गई थी? डिक्रीजिंग ट्रेंड पे। अब वो पर यूनिट कॉस्ट मांग रहा है। अब उसने पहली बात भी वही लिख दी, लिखा भी वही हुआ, चेक करो। बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ, डायरेक्ट, इसको बाद में देखो, ये बिल्कुल सेम है पहले वाला, लेकिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। पहले में स्ट्रेट लाइन थी, इसके अंदर आपने ग्राफ कैसा शो कर देना था? ये वाला, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली विद प्रोडक्शन। इधर देखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, बिल्कुल इंक्रीज होती है, लेकिन उसने पर यूनिट कहा था। स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट था, रिक्वायरमेंट को पढ़ना मेरे चांद, साथ साथ कंपेयर मत करो। मैं पढ़ के आया हूं, परसों का पढ़ा था, कल आपको होमवर्क देने से पहले, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ है, बस बाद में आप सोल्यूशन को कंपेयर करना, ठीक है जी। नेक्स्ट, सुपरविजन कॉस्ट, वन सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी, हाँ इसको एंड में करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बल्क डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन ऑल परचेजेस वंस द टोटल परचेज एक्सीड्स। अब ये हमने ना टोटल कॉस्ट निकाली हुई थी, याद है आपको? हमने टोटल कॉस्ट जब निकाली थी बल्क डिस्काउंट में, तो वो कुछ इस तरह से बना था, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो तो पर यूनिट कह रहे हैं, तो कोई डाटा अज्यूम कर लेते हैं, वही वाला डाटा उठा लो, क्या ख्याल है? वो कोई एग्जांपल हमने बनाई थी ना, जरा वही डाटा उठा लो। मैंने एग्जांपल पढ़ाई थी आपको जब मैंने ये ग्राफ बनवाया था। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वही एग्जांपल ओपन करो, जल्दी 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 जल्दी। वो एग्जांपल सबके सामने होगी तो 1 मिनट में ये काम हो जाएगा। रजिस्टर नहीं है, किसी एक के पास है तो बताएं, बाकी सबके लिए भी लिख लेते हैं जी। वो तो ठीक है, मुझे बताओ एक्टिविटी लेवल जो हमने खरीदा था, यूनिट्स खरीदे थे कितने? 50, 100, 150, काफी नहीं? अच्छा जी, 250 भी था? नहीं था? हाँ यार, अच्छा वो उसने बदतमीजी लिखा नहीं है, वो होगा कैसे नहीं। यहां पे हमने लिखी थी टोटल मटेरियल कॉस्ट, ऐसे ही है। 1 लाख, 2 लाख, 1,80,000, और ये क्या कहा था हमने, एक बार कितने से ऊपर चली जाए तो? अब ये तो टोटल कॉस्ट थी, इसी को पर यूनिट कॉस्ट इसी की निकालो जरा, ये कितनी बनती है? हाँ 2,000, ये गिवन था 20,000, पता नहीं क्या कही जा रहा यार। इतने टार्जन नहीं हो तो कैलकुलेटर कर लिया करो। ये जी वही 2,000 था, ये 1,200, ये फिर 1,200, ये, ओ वाह। अब हमने क्या करना है? इस ग्राफ को प्रेजेंट करना है, इस कॉस्ट को, ये पर यूनिट कॉस्ट को प्रेजेंट करना था यहां पे। तो 1,000, 1,500, 500, 1,000, 1,500, 2,000, ठीक है जी। अब बताओ ये ग्राफ, अगर अगर आप 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इंसान बन जाओ, ये वाह वाले
कहाँ बैठे हुए हो तुम? वहाँ में बैठे हुए हो जी। 50 यूनिट्स बनाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट है, अगर 100 बनाओ, अब ये फिक्स था, लेकिन जैसे ही आपको डिस्काउंट मिला, कॉस्ट ने ड्रॉप स्टेप लिया, तो स्टेप तो वही सीढ़ी है, ऊपर भी जाया जा सकता है, नीचे भी आया जा सकता है। ये 1200 पे आके फिर आगे कांस्टेंट लाइन बन गई। ठीक है जी। तो ग्राफ हमने टोटल वाला बनाया हुआ था, पर यूनिट हमने बनाया नहीं था। उसी एग्जाम्पल के आगे हमने पर यूनिट ऐड किया, और वहीं पर बुक में जाकर हमने, जहां पर हमने ये वाला ग्राफ, कहाँ गया वो वाला ग्राफ बनाया था, ये वाला, उसी के साथ हमने पर यूनिट का ये बना लेना है। ठीक है। ऐसे ही सुपरवाइजर की कॉस्ट थी, बिल्कुल सुपरवाइजर की कॉस्ट का ग्राफ भी वैसे ही बनना था। ठीक है। सुपरवाइजर की कॉस्ट वाला डाटा ओपन कर लें, ओपन करें वो डाटा जिसमें सुपरवाइजर की कॉस्ट लिखी थी। आप घर पे इसको क्या करना फिर मैं कल बता दूंगा। सुन लो क्या डाटा गिवन है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं उसको अगर कम हुआ तो। डाटा क्या गिवन था, मैंने भी बनाया था। 10 के लिए 30,000 कॉस्ट थी, 40, चलो ठीक है, 40,000, 10 पे, 20 पे भी 40,000। फिर जब बंदे 30 हुए तो 80,000, बंदे 40 हुए तो 80,000। एक और स्टेप भी कर लेना, बंदे 50 हो जाएं तो 1,20,000, बंदे 60 हो जाएं तो 1,00,000। ये घर पे कर लोगे, उसी को एक इंक्रीज करके लिख लेना ना ये डाटा। अब ये तो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है 40, 80 और 20। आगे पर यूनिट कर लोगे, पर यूनिट मतलब पर वर्कर। अब जब डिवाइड करोगे तो आप ग्राफ प्लॉट करना, ऐसा ही ग्राफ बनेगा जैसी वो बेहंगम सी लकीर जो वहां पे बनी हुई है ना, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आपका बनेगा। ट्राई कीजिएगा। तो भाई बात ये है, सवाल को गौर से ना पढ़ने पर अक्सर आपको आती हुई चीज़ भी नहीं समझ आती, आप गलत कराते हैं। तो प्लीज़ बेटा आप तो सीख लें इस बात को, रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ा करें, सवाल को ध्यान से पढ़ा करें। आप देखें एक जैसा सवाल था, एक जैसा सवाल, पहली रिक्वायरमेंट भी एक जैसी, बच्चे ने खुश होकर कहा लो जी आई क्या भूल गया, वही सवाल दे देता, पकड़ के उसने सारे फिक्स के, वो घर घर से करके गया हुआ था इस अटेम्प्ट के अंदर, तो जी ग्राफ आते हैं, उसने ग्राफ किए हुए थे। ठीक है। लेकिन ग्राफ किए हुए थे टोटल के, उसने नहीं ध्यान दिया पर यूनिट लिखा हुआ है या क्या, कह रहे पर यूनिट को है वाई एक्सिस पे रखो, तो हम आज साहब पर यूनिट को वाई एक्सिस पे रखना था। इस डाटा को बढ़ा लीजिएगा जो आपको बताया था, 4 लेवल्स में लिख के गए थे ना हम, उस वक्त काम हो गया था। अब आप इसको 6 पे कर लें, एक और सुपरवाइजर की कॉस्ट ऐड करें, उसको डिवाइड करें नंबर ऑफ वर्कर्स से। नहीं समझ आएगा तो कल मैं फिर बनवाऊंगा। ओके, सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन कल करेंगे, दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। वैसे उसमें इतना मसला होना नहीं चाहिए था, मैंने ये कहा था आपने अपने फॉर्मेट पे बनाना है। ठीक है। और एंड पे देखेंगे तो आपका आंसर वही होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई नहीं होता कि IAS 1 कह रहा है ऐसी इनकम स्टेटमेंट बनाओ, ऐसी बैलेंस शीट। ठीक है। अल्लाह, आ जाएं जी नोट्स के स्टार्ट में। 2 बुलेट्स रहते हैं हमारे, 2 लर्निंग आउटकम्स, 10 मिनट में कोशिश करूंगा हो जाए। ओके, प्लीज बातें नहीं करें, प्लीज बातें नहीं करें, आहिस्ता आहिस्ता बोलने दें आज उस्ताद को, वरना उस्ताद कल छुट्टी कर लेगा बीमार होके। आप तो बोलने लग जाएंगे। अच्छा सुने, कल ही तो क्लास है, फिर आगे तो 2 दिन आपने पेपर्स ही देने हैं। ठीक है। 1.1 में सिर्फ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग आप क्रैम कर लीजिएगा, CTM कर लीजिएगा, रटा लगा लीजिएगा, सिर्फ डेफिनेशन वाला डिब्बा। ओके। बाकी 1.1 रीड ऑनली है, 1.2 अच्छा पॉइंट है बट रीड ऑनली है, और 1.3 को एनसर्कल करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ लिखें हेडिंग्स CTM, रिमेनिंग रीड ऑनली। हेडिंग्स को रट्टा लगा लेना, समझा देता हूँ अब। ठीक है बेटा, ये जितना मैंने आपको पढ़ा लिया था, क्या आप लोगों ने घर पे पढ़ा था जाके? कितने बच्चों ने रीड किया घर जाकर? बेटा कोई मसले नहीं आए उसमें?
लाजमी इंश्योर कीजिएगा, अगर कोई मसला हुआ तो वो मसला ही रह जाएगा। फिर ये ना कहना बाद में कि सर आप जवाब नहीं दे रहे, बाद में मैं को नहीं जवाब देता होता। अभी आपके पास मौका है, इसको पढ़ लें, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है। तो ये जिसको मैं रीड ओनली कहूँ, ये आप कल तक मैक्सिमम आपने पढ़ लेना है। मैंने आज रेवेन्यू स्टार्ट कर देना है, फिर रेवेन्यू हमें टाइम नहीं देता कि साथ कोई और चीज़ हम डिस्कस करें। हम 5 से 6 दिन में कोशिश करके न्यूमेरिकल को यूज़ करते हुए उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम जनरल एंट्रीज़ और इस तरह से एग्जांपल्स को करेंगे जैसे आई कैप टेस्ट करता है। तो उस पर हमको हमें कम अज़ कम हमारे को 10 को लेक्चर तो कम अज़ कम लगने भी चाहिए इस रेवेन्यू पे, मुझे लगता है। वैसे 6-7 में हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। आई कैप टेस्ट किस तरह से कर रहा होता है, जनरल एंट्रीज़ मांग रहा है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत चाहिए। और प्लीज़ एक बात ध्यान से सुने, ध्यान से सुने एक बात, अगर कोई पुराना पढ़ा हुआ बच्चा बैठा हो, उससे क्लास के बाद पूछ लीजिएगा कि लास्ट टाइम जो आई कैप के अटैम्प्ट में क्वेश्चन रेवेन्यू का आया था, वो थ्योरी में से एज इट इज़ नहीं था, बल्कि वो जिस तरह का सवाल था वैसा सवाल हमारे टेस्ट्स के अंदर था। अब मसला क्या होता है, रेवेन्यू का टॉपिक वैसे मैं शायद नेक्स्ट टाइम से थोड़ा जल्दी और जल्दी स्टार्ट में करवा दूं, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू का टॉपिक अब तकरीबन एंड पे आया है, मैंने बिल्कुल एंड पे नहीं रखा, लेकिन तकरीबन एंड पे आने का मसला क्या है, असेसमेंट के बाद आप आओगे, आप रिलैक्स, ठीक है यार आप घर जाके ही पढ़ते हैं, ठीक है यार घर जाके ही पढ़ते हैं का मतलब क्या है, आपने दरवाजे बंद किए हुए हैं अब पढ़ने के, जबकि मैं कह रहा हूँ इसको एग्जाम लेवल पे लाओ। अब जो रेवेन्यू का मैं आपसे टेस्ट लूँगा, उसके अंदर जो कुछ होगा वो हम डिस्कस भी करेंगे। फिर अब जो टेस्ट देगा डिस्कशन में आएगा, छुट्टी नहीं करेगा। जो रिवीजन क्लास नाम की गैप एनालिसिस क्लास में आएगा, वहाँ पे भी वो डिस्कशन हो रही होती है, क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मिला जुला कर उन्हीं से सवाल बना हुआ था। अब जिन्होंने एंड पे टेस्ट नहीं दिए, 1 या 2, आखिरी टेस्ट गालिबन नहीं दिया था, या जिन्होंने उन टेस्ट की डिस्कशंस में बैठना जो है उसको ज़रूरी नहीं समझाने का, चलो यार टेस्ट है ठीक है, आज सर ने बेइज्जत करना है, टेस्ट देता कोई नहीं, चलो छुट्टी कर लेने। और फिर जिन्होंने कुछ दिन पहले जब 3-4 दिन मैंने कह दिया चलो जी अब रिवीजन स्टार्ट हो गई, वो रिवीजन क्या होती है, वो आपको जो भी मैंने बताया शायद कि जो क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, इस तरह के काम उस्ताद कर रहे होते हैं कि ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, फिल करना है। जिन्होंने उस क्लास को छोड़ा, उनका वो 15 नंबर का सवाल अटैम्प्ट नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए जिस वक्त आपको कहा जाए कि अब आप घरों को तशरीफ़ ले जा सकते हैं, तभी आप जाइएगा। यकीन कीजिए मैं आपको कोई चीज़ रिपीट नहीं करवा सकता, ना करवाता हूँ, ना इतना टाइम है, ना मुझे शौक़ है। मैंने किए हुए सवाल कभी भी दोबारा आपको नहीं करवाने। आप ये कभी मत समझिएगा कि आपको मैं रिवीजन की क्लास में एंड पे बुलाऊंगा और आपको मैं कहूँगा चलो एक सवाल सिंगल एंट्री का, चलो जी आज मंसूर वाला सवाल एक यहाँ से करते हैं आज, वो नेवर, ज़रूरत ही नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है उसमें, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को जो चीज़ें रिमेनिंग है छोटी मोटी, वो करवाने के लिए एंड पे टाइम रखा जाता है, 3 से 4 दिन FAR 1 में बच जाता है। अब दूसरी दफ़ा से जब ये नहीं बच पाया करता था तो एंड करके क्लासेस नॉर्मल, फिर रिवीजन क्लास के नाम पे 2 दिन 6-6 8-8 घंटे के लिए बुलाया जाता था, उसमें गैप एनालिसिस किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए जब तक आपको फारिग ना किया जाए यहाँ से जाने के लिए, आपने नहीं जाना, जाएंगे तो अपने रिस्क पे जाएंगे, कभी उम्मीद है कि अगली बार फिर आना पड़ जाएगा आपको। इसलिए आपको मैं कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द फ्री करूं, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं, मैं आपको जल्द अज जल्द फ्री करना चाहता हूं। आप लोग 3 क्लासेस हैं मेरी FAR 1 की, तो मैं यकदम से रिलैक्स हो जाऊंगा, इंट्रो का एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, FAR 2 को एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, उनको भी ख़त्म करना है, उनका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए आप जहनों में ये ना रखें कि मुझे जो है वो यहाँ पे आपको शौक़ है यहाँ पे बुलाने का बिठाने का। जितना जल्दी हो सका, लेकिन जितना इफ़ेक्टिवली हुआ, एक स्पीड है, उससे ज़्यादा नहीं, ना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ना मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों को फ्री करूँगा अपनी तैयारी के लिए। इसलिए जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई बच्चा यहाँ से नहीं हिलेगा, ओके। हाँ, महाज पे डटे रहना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना जब तक आपका कमांडर ना कहे आपको, ओके। मैं मजाक कर रहा सी भाई। ऐसे वाकई कोई फौजी बैठा है तो माजरत, ओके। कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह, इस दफ़ा पास करना है तो कोशिश कर लें, नहीं तो फिर मर्जी है, ओके। 1.2 में अच्छी बातें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रीड ऑनली है, ओके। आपने पढ़ना है इसको। 1.3 के अंदर प्लीज़ सुने, वो कहता है क्वालिटीज़ एक अच्छी इंफॉर्मेशन की क्या होती हैं। तो भाई 2 4 5 चीज़ें याद रख लो, वैसे 8 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। ये जी इंफॉर्मेशन
अंडरस्टैंडेबल हो, बड़ी सादा सी बात है। तो इन्फॉर्मेशन जो जिसको देख के समझ ही ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या फ़ायदा हमें, ठीक है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क पता है क्या है? सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। डाटा और इन्फॉर्मेशन में एक सादा सादा अल्फाज में बताता हूँ। मेरे सामने आपके टेस्ट की अभी लिस्ट आई, उसके अंदर बस ऐसे ही बेतरतीब चल रही थी रूटीन, जिसके अंदर बस जैसे आपके एनरोलमेंट की रूटीन है उस हिसाब से जो है वो सारा डाटा बिखरा हुआ है। मैंने टीए से कहा देखो ऐसा करो, इसको ना नंबर्स के हिसाब से जितने मार्क्स आए हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे जो है वो अरेंज कर दो। अब वो एक स्कैटर्ड डाटा था, जब उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो वो इन्फॉर्मेशन बन गया। पढ़ेंगे आप उस पॉइंट को 1.2 को, ठीक है। तो फिर इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? जी अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, फिर रेलेवेंट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब तो भाई ठीक है, मैंने एक मिसाल पिछली क्लास में दी कि ऑनलाइन इंट्रो की ऑनलाइन क्लास के अंदर मेरा एक ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप का। अब उस क्लास के अंदर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया तो दूसरे बच्चे ने आंसर दे दिया। अब थोड़ी देर बाद मैंने, वो आंसर भी गलत था, फिर मैंने उसका सही आंसर भी दिया और फिर उस बच्चों से रिक्वेस्ट की ओवरऑल कि जी आप लोग बच्चों के सवालों के जवाब की खिदमत मेरे तक रहने दें, आप लोग जो है वो अपना काम करें पढ़ाई वाला, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन रिलायबल कब थी? जब उस बच्चे को मेरे से एक बात पता चली। अब वो गलत है या सही है, वो उसको रिलायबल सोर्स कहकर रिलायबल मानेगा कि हाँ यार ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, ये जो कॉन्सेप्ट मुझे पता चला है ये उस्ताद ने बताया तो ये ठीक होगा प्रॉबेबली। जबकि एक उसके साथ कई स्टूडेंट है, वो वही चीज़ बता रहा है तो उसके ऊपर शायद वो रिलाय ना कर सके कि जी ये इतनी रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि वो भी तो मेरी तरह से स्टूडेंट ही है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही रेलेवेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। रेलेवेंस का मतलब, पर्पस एंड रेलेवेंस उसने इकट्ठे ही रखा हुआ है। रेलेवेंस का मतलब रेलेवेंट हो इन्फॉर्मेशन। आप पेपर देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप पास हो गए। जब आप पास हुए तो आप कॉलेज आए और बाहर आपने आकर गार्ड को जो है वो जप्फी डाली और कहा मैं फर्स्ट आ गया हूँ। गार्ड कहेगा अच्छा यार मेरी बला से, मैं तो यहीं गार्ड हूँ, मैं यहीं गार्ड हूँ, यहीं पे पहले भी था अभी भी था, तुम पेपर देने गए तब भी यहीं था। उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन शायद रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अच्छी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होना उसके लिए ज़रूरी है, उसकी क्वालिटी है। तो ये बेहतर क्या था कि आप लोग मेरे पास आकर मुझे आगे कहते सर हम पास हो गए हैं, तो मैं कहता हाँ शुक्र है, अच्छा गुड, मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो उसके लिए तो शायद ये इन्फॉर्मेशन ही होगा, हाँ अच्छा ठीक है हो गए पास, मुझे क्या पता क्या होता है यहाँ पे, क्या बीए कराते हैं सीए कराते हैं, एक बात है। तो गुड इन्फॉर्मेशन कौन सी है? जो रेलेवेंट हो, ठीक है, जिसका कोई पर्पस हो, ऐसे नहीं बेमकसद नहीं। उसके लिए वो एक बेमकसद सी, एक इररेलेवेंट सी इन्फॉर्मेशन है। आपकी ये पास होने की इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऐसे ही टाइमलीनेस, सफिशेंटली कंप्लीट हो। सुने जी, सफिशेंटली कंप्लीट का मतलब क्या है? आपको मैसेज आया कल छुट्टी, और आपके आगे मोबाइल पे ये मैसेज शो नहीं हो रहा था। अब रात को आप बिस्तर में लेटे हुए थे, ये मैसेज आया, आपने यूँ देखा, अब इतना ही देखा और आपने साथ लगा मैंने ना उठाई, ठीक है मेरी कल छुट्टी है, सो गए। सुबह उठे, सुबह उठ के सुकून से नाश्ता वाश्ता किया, चाय का कप लेके जब बैठे और ऐसे करके मोबाइल खोला, मैसेज आया, ओपन किया तो लिखा हुआ था कल छुट्टी नहीं होगी, ठीक है जी। तो वो जो पिछली लाइन थी वो कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। तो सफिशेंटली कंप्लीट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, तभी वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और टाइमलीनेस हो इन्फॉर्मेशन की। आपकी असेसमेंट जुमे को शुरू हो रही है और उस असेसमेंट का टाइम टेबल सोमवार को, नेक्स्ट मंडे को नोटिस बोर्ड पे आवेज़ा किया जाए, तो उस टाइम टेबल, उस डेट शीट का क्या फ़ायदा, ठीक है। ये आपके लिए टाइमलीनेस नहीं है इस इन्फॉर्मेशन की। अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या है? अगर आपका जुमे को टेस्ट है तो एटलीस्ट जुमेरात तक आपको टाइम टेबल दे दिया जाए, इससे भी पहले बेहतर है, ठीक है ना। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी है 2015 साल की, और आप 2019 में आके आपको ख्याल है चलो जी अब 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन देंगी यूज़र को? टाइमलीनेस नहीं है। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है? कि वो टाइमलीनेस उसके अंदर हो, कंपेरेबल भी हो, ठीक है जी, और
कम्युनिकेटेड टू राइट पर्सन, ये मिलते जुलते हैं। कम्युनिकेटेड टू राइट पर्सन का मतलब क्या है, आपकी वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक आती तो ही ज़्यादा बेहतर होती पास होने वाली। आपने गार्ड को बताया और वहाँ से वापस चले गए, ठीक है, तो आपने इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं किया राइट पर्सन को, ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट है, वो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। वो क्या है, मैंने आपसे कहा था सुपरवाइज़र की सैलरी को इनडायरेक्ट लेबर कह दो, पेंट वाले डिपार्टमेंट का, क्योंकि हम शायद ये सही से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी, एक कार के पास, फलां कार के पास सुपरवाइज़र साहब कितनी देर खड़े हुए, ठीक है। फिर हमने कहा था हाँ ऐसा हो सकता है कि हम एक बंदा जो है वो मुलाजिम रख लें 10-15 हज़ार तनख्वाह देकर कि तुमने सुपरवाइज़र साहब के पीछे पीछे चलना है और जहाँ जहाँ वो जिस गाड़ी के पास जितनी देर रुके वो टाइम नोट करना है, ठीक है। तो फिर शायद जो इन्फॉर्मेशन हम डिराइव करेंगे उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी जितनी उस पर कॉस्ट इनकर कर दी हमने। या मिसाल के तौर पे वो 1 मीटर था, 1 मीटर पे आपने ऐसे ही अंदाजे से परसेंटेज लगा दी, ठीक है, अंदाजे से एक्सपेंस ही अंदाज़ा कर लिया। आपने कहा नहीं यार ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। हर लाइट के नीचे एक बंदा होना चाहिए, जब भी वो लाइट जले, एक कमरे में एक बंदा है, उसको एक कॉपी दे दी हमने, उसमें जब भी एक लाइट जलती है लिखता है ये लाइट इतने बजे जली, इतने बजे बुझी, ये पंखा इतने जला, इतने बजे बुझा। अब आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज निकाल ली है, ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन निकालने के जो कॉस्ट आपको पड़ रही है, क्या इस इन्फॉर्मेशन की इतनी वैल्यू है? और भाई ठीक है बस एक्सपेंस ही है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, क्या थोड़ी बहुत तो गुंजाइश होती है, एस्टिमेशन करो। तो ये कहता है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है, कि अच्छी इन्फॉर्मेशन जितनी एक्सट्रैक्ट, और भाई एंड वाले तारिक के साथ वाले, अच्छी इन्फॉर्मेशन, भाई सीधे हो जाओ तारिक के साथ वाले, हाँ चुप करो, तुम्हें बताओ यार इसको, तारिक तुम्हारे साथ वाला कौन है, हाँ इसको को चुप करे जी। अच्छी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है कि जितनी कॉस्ट लगे उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उससे ज़्यादा उस इन्फॉर्मेशन की वैल्यू हो, तो इट्स वैल्यू मस्ट एक्सीड इट्स कॉस्ट, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है जी। तो ये हेडिंग्स सिर्फ आपने जेहन में रख लेनी है, 8 पॉइंट है तो चलो 5-6 तो याद रह ही जाएं आपको, बाकी नीचे वाली लाइंस को सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1.4 इम्पॉर्टेंट है बट रीड ओनली है, मैं कह कुछ नहीं सकता, आपको इम्पॉर्टेंट साथ कह रहा हूँ। इसको अगर आप छोड़ेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ेंगे, पढ़िएगा ज़रूर बट इसमें से याद कुछ करना नहीं है, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा इसको। लर्निंग आउटकम 2 में 2.1 रीड ओनली है, 2.2 में सारा रीड ओनली रख लें और एंड पे पेज 462 पे एक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर वही बातें पढ़ने के बाद जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वो देख लीजिएगा, ठीक है। 2.1 को रीड ओनली का मतलब प्लीज़ आज के दिन में पढ़ के मुझसे कल पूछ लीजिएगा क्वेश्चन है, वरना आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। 2.1 2.2 दोनों रीड ओनली हैं, लेकिन 462 के एंड पे एक टेबल नजर आ रहा है, अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ कंपनीज इज समराइज्ड इन द, जी बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बिल्कुल टेस्ट कर सकता है ये। अब सुनिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी तक हम कर रहे थे मॉड्यूल ए कह रहा हूँ, इंट्रो के अंदर भी हमने वही पढ़ा, ठीक है, FAR 1 के अंदर भी, आज इस चैप्टर से कुछ दिन पहले तक हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात तो कर ही नहीं रहे थे, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे थे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो स्टैंडर्ड्स के अंडर आती है, यानी आपने इन्वेंट्रीज को कॉस्ट पे रखना है या राइट डाउन करना है NRV पे, आपने इन्वेंट्रीज पे FIFO लगाना है या FCO लगाना है, आपको IS2 बताएगा। फिर आपने इन्वेंट्रीज को करंट में प्रेजेंट करना है या नॉन करंट में, IS1 बता रहा है आपको। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कैसे नोट में प्रेजेंट करना है, IS16 ने बताया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर कैसे बनेगा, IS16 ने बताया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारी की सारी गवर्न होती है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं और लॉज एप्लीकेबल हैं।
FR2 में जाके जो आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है, IS1 तो उस पर लगेगा ही लगेगा उसकी प्रेजेंटेशन पे, प्लस कंपनीज एक्ट का 4th और 5th स्केड्यूल भी उस पर लगता है, जिसमें जो चीज़ें स्टैंडर्ड्स के अंदर कम हैं हमारे मुल्क के हिसाब से उनकी स्पेसिफिकली ज़रूरत हो, तो वो उन स्केड्यूल्स में उस कंपनी लॉ ने वो जो है वो उनको एड्रेस किया हुआ है कि ये चीज़ें भी आपने डिस्क्लोज करनी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में बनती हैं उनको गवर्न करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, IFRS, IAS, प्लस उस हमारी कंट्री का लॉ। और किसी कंट्री में भी चले जाओ तो ऐसे ही होगा, स्टैंडर्ड्स प्लस उस कंपनी का लॉ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को गवर्न करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कह रहा है वो, ठीक है। आप ये बात ना लिख सकें तो इतना तो याद रह जाएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को गवर्न करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे अप्लाई होते हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यूँ लिख लेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं लगता, ये सेठ की अकाउंटिंग है। सेठ साहब ने कहा कि मुझे ये वाली रिपोर्ट पोर्ट्रे में बना दो, सेठ साहब ने कहा नहीं लैंडस्केप में बना दो, सेठ साहब ने कहा नहीं मुझे ये सारी फिगर्स जो ऊपर टॉप पे आपने लिखी ये बॉटम में रख दो, नहीं ये अगले सफ़े पे ले जाओ, उसकी मर्ज़ी की बात है। कोई स्टैंडर्ड, कोई फॉर्मेट, कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इस पर अप्लाई नहीं होती, ये मैनेजमेंट के रूल्स इस पर लगते हैं। सेठ साहब ने जैसे कहना है, मैनेजेरियल अकाउंटिंग इसको कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को, जैसे सेठ साहब ने कहना है वैसी इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी इसमें, और इस पर कोई स्टैंडर्ड और कोई लॉ नहीं लगता। अच्छा, फिर अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब कि अगर बनाना है तो टाइम फ्रेम भी लॉ ही बताता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर बनानी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे अगर अप्लाई लॉज और स्टैंडर्ड्स होते हैं तो फिर टाइम फ्रेम भी वही लॉज ही बताएंगे कितने अरसे में बन जाए। जैसे आपको पता है लिस्टेड कंपनी 4 महीने तक मैक्सिमम बना लेना चाहिए उसको, ठीक है। और पब्लिक अनलिस्टेड वगैरह पर भी रजिस्ट्रार को फाइल करने की रिक्वायरमेंट्स होती ही हैं अकाउंट्स, तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई लिमिट है, आपने लॉज में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो टाइम फ्रेम भी बताएगा लॉ ही। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में टाइम फ्रेम कौन बताएगा? कौन बताएगा? सेठ साहब बताएंगे। सेठ साहब जाते हुए कहेंगे फलां रिपोर्ट मैं सुबह आऊँ तो मेरे टेबल पे पड़ी हो सकता है आपकी सारी रात ही दफ्तर में आ जाए, आपने सुबह वो रिपोर्ट बना के देनी है। टाइम फ्रेम कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में वो सेठ साहब ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली बनाना, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें करना, कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाना, ये आपकी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है जी। और जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ये एक्सटर्नल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अगर आप लिस्टेड हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड हैं, और अगर आप लिस्टेड नहीं हैं तो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कोई देखना चाहे तो वो रजिस्ट्रार के पास जाके कुछ फ़ीस जमा करवा के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख सकता है। आपने लॉ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फाइनल में जाके पढ़ ही लेंगे। बहरहाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल यूज़र्स यूज़ करते हैं, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली होती हैं। यानी आपने इंट्रो के अंदर जो पढ़ा था, एंड वालों इंट्रो के अंदर आपने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ यूज़र्स हैं, 6, 7, 8 यूज़र्स थे। वो सब एक्सटर्नल, इंटरनल भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट खुद भी यूज़ कर सकती है, लेकिन एक्सटर्नल यूज़र्स थे इसके। लेकिन मैनेजेरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको इसकी हवा भी किसी को नहीं लगने देते। अगर पाक फ़ैन वालों को पता लग जाए कि रॉयल फ़ैन वालों को ये पंखा इतनी कॉस्ट में पड़ रहा है तो वो कोशिश करके अपनी कॉस्ट नीचे करेंगे और फिर सेलिंग प्राइस इतनी नीचे कर लेंगे कि उनको लॉस होने का खतरा हो। कंपैटिटर के हाथ ही कभी ना लगने दें हम कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट का डाटा। हम देखें बहुत कुछ होता है जो बिल्कुल सीगा राज में रखा जाता है। अपने सप्लायर के साथ आपने सप्लायर से कितने में माल उठाना है, बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं आपके, बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत छुपा के रखी जाती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पब्लिक यूज़ करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली रिपोर्ट्स ये आउटसाइड वर्ल्ड में जो यूज़र्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग है ये सिर्फ मैनेजमेंट यूज़ किया करती है, ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट बात,
वो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर बनती हैं वो हमेशा हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे बनती हैं। क्या मतलब? फॉर द ईयर एंडेड 8/9 में बैठ के कह रहे होंगे कि 8/9 31 दिसंबर 8 पे नहीं बना सकते, वो 1 जनवरी 9 को ही बैठ के बना रहे होंगे ना। तो कहते हैं ये जो 8 वाला साल गुजरा इसमें इतने प्रॉफिट्स आए, एज ऑन 8, ये 8 तक इतने एसेट्स लायबिलिटीज हैं। ठीक है, 10 को नहीं बना रहे होते, 11 को कभी नहीं बनाया आपने, बैठे आप 8 में हो, 9 और 10 को बना रहे हो। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसमें आप हिस्टोरिकल डाटा यूज करके उसकी बेस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, जबकि मैनेजेरियल या कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे आगे जाकर बजटिंग भी करते हैं, फोरकास्टिंग भी करते हैं। आप कहते हैं जी ये डिसीजन मेकिंग ही तो आप करेंगे कि जिसको आप कहते हैं जी फिजिबिलिटी बनाओ, फिजिबिलिटी बनाओ। ये बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का जो पेपर है ये बड़ा ज़बरदस्त पेपर है जो आपको एक ऑर्डिनरी अकाउंटेंट से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ लेकर जा रहा होता है। ठीक है, वो बीएफडी का पेपर बड़ा अच्छा पेपर। उसमें क्या कर रहे होते हैं आप? डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कर रहे होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं, और बिजनेस फाइनेंस डिसीजन में आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग ही है। ठीक है, तो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज किया तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपने, और जब आप उस हिस्टोरिकल कॉस्ट की बजाय उस डाटा को यूज करके फ्यूचर की बजटिंग फोरकास्टिंग करेंगे तो फिर आप उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कह रहे होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ कर लो, फिफ्थ को रहने दो, पढ़ लेना, समझ आए तो कर लेना, वरना ये 5 भी काफ़ी हैं। आप पढ़ेंगे घर पे जाके तो यही बातें जो मैंने आपके साथ की हैं यही लिखी हुई हैं। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एसेट्स लायबिलिटी और रिकॉर्ड एक्टिविटीज़, ये वाला पॉइंट रहने दो मेरे हिसाब से। तो पढ़ लेना, समझ आ जाए तो ठीक है, वरना मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। पहले 4 और आखिरी ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स पढ़ाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपैरिजन है, इसको भूलना मत, ये ज़रूर याद रख लेना। ओके, ठीक है जी। वमा अलैना इल्लल बलाग, अपनी तरफ से आपने तो भी पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी। अमजद बैठे में? अमजद, ये वाला अमजद नहीं, टी है अमजद बैठे में, मैसेज कर देंगे काइंडली। अजीम, कितने बच्चों के पास नहीं है जी? पहले हैंडआउट्स कितने बच्चों के पास नहीं है? चलें, ठीक है, हैंडआउट्स की वैसे कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है। मैंने पिछली क्लास में कॉपी करवाए हैं लेकिन उनकी ज़रूरत कोई नहीं पड़ी। बहरहाल स्टार्ट करते हैं, मैं मंगवा लेता हूं, लेकिन आपके सबके पास बुक्स तो मौजूद हैं। IFRS 15 शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। इसका निक नेम है रेवेन्यू। रेवेन्यू रेवेन्यू आप कह रहे होते हैं, इसका निक नेम है ये रेवेन्यू। इसका पूरा नाम जो है वो है रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर्स। आप उर्फे आम में इसको रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। सर रेवेन्यू शुरू करा दें, रेवेन्यू शुरू करा दें, रोला डाला होता है आप लोगों ने। कोई कह रहा था रेशो शुरू करा दें। रेशो का नाम इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आपने उसका निकनेम रखा हुआ है रेशो। सिंगल एंट्री का नाम, हाँ, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आपने उसका नाम रखा हुआ है निकनेम सिंगल एंट्री। ठीक है, तो आप लोग हैं ना, बड़े तेज हैं आप लोग। ओके, अच्छा जी। पहली बात, सबसे पहली बात तो ये राइस की कैंटीन है और ये आप हैं। ठीक है जी, आप अपने आप को भी तो देखें। ठीक है, सिर्फ कैंटीन को क्यों देख रहे हैं? ठीक है जी, ओके। अच्छा, एक बात पिछली, ये हर क्लास में बताना पड़ता है, हर टॉपिक के स्टार्ट में बताना पड़ता है। बेटा देखें प्लीज़, आसान है मेरे लिए, मैं यहाँ से निशान लगवा दूंगा, कॉपी तो मैं करवा ही रहा हूँ। मैं कहूँगा ठीक है ये याद कर लेना, और कल फिर थोड़ी बहुत बात डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी अभी कॉस्ट का चैप्टर गुजरा, ये स्टार्ट भी ऐसे ही हो सकता था और गुजर जाता, आपको पता ना चलता, लेकिन हमने सारी कॉन्सेप्चुअल बातें एग्जाम्पल्स के साथ मज़े ले लेकर समझ ली थी। यहाँ पे आए तो हमें इतना मसला नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपको वाकई स्टैंडर्ड की समझ आए तो प्लीज़ मैं एग्जाम्पल्स में जो आपको हंसाऊँ, जो आपको रुलाऊँ, खिलाऊँ नहीं कहूँगा वरना ये कहेगा कुछ खिलाएं,
जो आपको हंसाऊं या रुलाऊं, ठीक है, आपने सिर्फ उतना ही हंसना और रोना है। जितनी एग्जाम्पल मैं दूं उसको उसको सब्र से आपने कबूल करना है, अपनी तरफ से इजाफा नहीं करना बातों में, ठीक है। इससे ज़रा इफेक्टिवनेस नहीं रहती। मैं ये चाहूँगा कि हम थेरी को भी हम बिल्कुल थेरी नहीं पढ़ेंगे इसमें, हम एग्जाम्पल्स से ही चलेंगे चीज़ों को लेकर। इंटरेस्टिंगली हम थेरी पढ़ेंगे इसमें भी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ थेरी भी जो पोर्शन है उसको भी हम कोशिश करके कोई 7 एक लेक्चर में कभी ख़त्म कर जाए ना तो बड़ी बात है। 3 से 4 लेक्चर में फिर प्योरली, साथ साथ तो हम न्यूमेरिकल कर ही रहे होंगे, प्योरली सिर्फ जो है वो हम न्यूमेरिकल्स पे जाएं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे जाएं, प्रैक्टिस पे जाएं। साथ साथ की प्रैक्टिस अलग है, उसके अलावा भी करें, तो इफ़ेक्टिवनेस ख़राब ना होने पाए, इसको आपने इंश्योर करना है, मेरी हेल्प करनी है, मुझे तंग नहीं करना, ठीक है। ओके, ये है जी कैंटीन और ये हैं आप। अब आप कैंटीन पे गए और आपने कैंटीन पे जाकर कैंटीन वाले से कहा मुझे एक लेज़ दे दो 50 वाला, मुझे एक लेज़, ये पिछली क्लास में एग्जांपल बन गई है इसलिए अब आपका मशवरा नहीं चाहिए, समोसा खाना है, ये करना है, वो करना है, ओके। बस जो पिछली क्लास में एग्जांपल बन गई वही एग्जांपल है। एक लेज़ दे दें, उनसे मैंने पूछा था, अब आपसे नहीं पूछा, आपको बता रहा हूँ, ओके जी। एक लेज़ दे दें कैंटीन वाले को, आपने कहा, फिर यार बोल रहे हो ना, वही बात है, बुरी आदत है कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। मैं क्लास से निकाल दूंगा, बाकियों को तो पढ़ने देंगे फिर, ठीक है, निकाल दूंगा क्लास से बाहर अगर कोई फजूल बोला। लेज़ 50 वाला दे दो और एक जूस दे दो 20 रुपए वाला। 30 वाला, अच्छा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, 30 वाला, बस वही बात हो गई ना। अभी मैं बता दूं 3-4 ब्लैक पेड़ें बता दूं कि ये निकलने जा रही हैं क्लास से, 1 2 3 4, इधर भी एक है, 5। प्लीज आप लोग बैठे आराम से, ठीक है, जूस दे दें। और तुम्हें नहीं कह रहा, और हैं तुम्हारे आसपास आगे पीछे, थोड़ा बहुत सफर है जो बोलते रहते हैं, ओके। बेटा टाइम कम है, फिर मैं बात ऐसे करके निकल जाऊंगा, फिर गोली खा लेना फिर, ठीक है जी। जूस 30 रुपए का दे दो और एक बिस्किट दे दो, मैंने 100 रुपए बनाने हैं बस, दैट्स इट। बिस्किट दे दो 20 रुपए वाला, ठीक है जी, बस। अब आप गए कैंटीन वाले के पास, तो आप कौन हैं, कस्टमर या सेलर? आप हैं कस्टमर, ठीक है, और कैंटीन वाला कौन है, सेलर। सेल्स या रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करेंगे या कैंटीन वाला? कैंटीन वाला। इसका मतलब फिर ये स्टैंडर्ड सारे का सारा किस पे लगेगा, कैंटीन वाले पे, यानी सेलर पे। पूरा स्टैंडर्ड सिर्फ सेलर के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि सेलर है जिसने सेल रिकॉर्ड करनी है। अब आपने जो इंट्रो से या आज तक FAR 1 में जो पढ़ा था वो क्या था, वो जी सेल हो गई जी, सेल हो गई जी, सेल हो गई, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट या कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ऐसे नहीं सेल क्रेडिट है। सेल क्रेडिट करना होगी तो इस थानेदार से गुजरना पड़ेगा उस सेल को। ये थानेदार साहब बैठे हैं जो, पहली बात तो ये है, अप्लाई होंगे इस सेलर पे, ठीक है। अब कैंटीन वाला जो सेलर है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहेगा, ठीक है, तो IFRS 15 कहेगा उससे, अब वो जमाना गया कि जब आपने, क्या खलील बोला है ना, ओके। अब वो ज़माना गया, पहले एक स्टैंडर्ड होता था IS 18 इसकी जगह पे, ठीक है, उसमें ज़रा सिंपल काम था। जब ये पहली बार आया था तो हमें भी हुआ था, हैं 5 स्टेप केड़ी मुसीबत से पै गए, ठीक है, लेकिन फिर वो बहरहाल बंदा यूज टू हो जाता है नई चीज़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता। तो IFRS 15 ने आकर कहा अब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ऐसे नहीं होगा कि आपने जब दिल चाहा, जिस वक्त दिल चाहा, जितना दिल चाहा, ठीक है, या जिस अमाउंट से चाहा आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये जो सेल क्रेडिट आप बोला करते थे ना, अब कुछ दिन अगले 5 से 6 दिन तो सिर्फ सेल, शायद 6ठे दिन या 7वें दिन जाके मैं डेबिट साइड की बात करूंगा। अभी आपने ज़्यादा डेबिट के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। डेबिट, डेटर या कैश या जो भी होता है उसको छोड़ो, फिलहाल सिर्फ हमारी बात किस पे चल रही होगी, सेल्स रेवेन्यू में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड हो, कब हो,
ठीक है, या कौन कौन सी चीज सेल में रिकॉर्ड हो, बाकी अदर इनकम में भी जाने वाली चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगले तकरीबन 5 दिन तक, तो 2 दिन पेपर से पहले, 3 दिन पेपर के बाद, हम सिर्फ सेल में क्या क्रेडिट करें, कब क्रेडिट करें, कितना क्रेडिट करें, सब कुछ ये बात कर रहे होंगे। डेबिट को सोचेंगे नहीं, इसलिए आपने उसको भी नहीं सोचना, ठीक है। ओके, अब IFRS 15 आगे खड़ा हो गया। कैंटीन वाले ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था, अपनी सेल रिकॉर्ड करनी थी, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हारून साहब गए थे ये लेज और ये जूस और ये बिस्किट लेने, और हारून साहब को उसने ये 100 रुपए के अंदर टोटल जो है ये चीजें बेच दी। अब ये 100 रुपये उठा के रिकॉर्ड करने ही लगा था। IFRS पता कहा 1 मिनट खलो जाओ, आपको 5 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। जी दरवाज़ा खोल दो भाई, बेटा दरवाज़ा खोल दो यार, ठीक है। कोई एक AC ऐसा हो जो सिर्फ मुझे हवा दे दे, चला लो, ये वाला चला दो, इसकी हवा छत पे मारना, ठीक है। चला दो यार, चला दो भाई। ये चीज, अच्छा जी, मुझे खिदमत का मौका दें। बिस्मिल्लाह। ओके, वापस आए। स्टैंडर्ड ने उससे कहा, ओ मिस्टर कैंटीन वाले, ऐसे नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता, आपको क्लास में बैठना चाहिए था अमजद, वरना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा। ओके, तो सबसे पहले बताओ, एक 5 स्टेप अप्रोच है। क्या है जी? 5 स्टेप अप्रोच, ठीक है। सिंपल सी उसको लिखता हूं मैं। सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी मत लिखो, अभी सब कुछ लिखा हुआ है किताब में। हाँ, सिंपल लगे तो एंड पे लिख लेना ये, कि वहाँ पे लंबी लाइन लिखी हुई है, मैंने एक आध लाइन के अंदर ये बात कर दी, एक आध जो है वो जुमले के अंदर। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। क्या मतलब? सर ने कहा, भाई साहब, कैंटीन वाले साहब, कॉन्ट्रैक्ट भी किया है आपने अपने सेलर ये कस्टमर से या नहीं? आइडेंटिफाई करो। अब देखें, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हैं, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपको ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी होता है, ओरल भी होता है। यानी कि क्या नाम बताया था आपने? हारून साहब ने ये 3 चीज़ें कैंटीन से ख़रीदनी थी। हारून साहब पहले गए यहाँ पर एक वकील के पास, वहाँ से एक स्टैम्प पेपर लिया, स्टाम्प, और उस स्टैम्प पेपर के ऊपर हारून साहब ने लिखा, मैंने कैंटीन वाले से लेज, जूस और बिस्किट 100 रुपये में ख़रीदे, जिनका निस्फ होता है 50। और नीचे उन्होंने साइन किए और कैंटीन पे आए। कैंटीन वाले को कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा और तुम्हारे दरमियान होगा। उसने कहा ठीक है। उसने शॉपर में ये तीनों चीज़ें डाली, और उसने शापर में, ठीक है, ये तीनों चीज़ें डाली और नीचे साइन कर दिए, अंगूठे लगा दिए, 2 गवाह भी मौजूद थे, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। ओके हाँ, तुम्हें लेज ही मिलने। ओके, सुनो, नेक्स्ट। ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो, जैसे क्या नाम बताया तुमने? हारून। जैसे नहीं, इतना प्यारा नाम है, ठीक है। सुनो, हारून गया, जाके इसने वर्बली बोला कि कैंटीन वाले भाई, मुझे एक जूस, एक लेज और एक बिस्किट चाहिए, और उसने ये चीज़ें तीनों निकाल ली और शॉपर में डाल के इसको दे दी। इसने 100 रुपये कंसिडरेशन में पे कर दिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है, ये ओरल से ही। एक्सप्रेस है, इसने जाके बोला, ठीक है, कि जी ये चीज़ें मुझे आप दे दीजिए, और उसने कहा ये लीजिए चीज़ें और 100 रुपये इसके एवज में मुझे दे दीजिए। अब ये तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड भी तो हो सकता है। हारून साहब गए, जाके इन्होंने फ्रिज ओपन की, वहाँ से जूस निकाला, 7 टोकरी पड़ी थी, वहाँ से लेज उठाए, 7 बिस्किट पड़े थे, वो उठा के भागना नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें साथ ही शापर लटका हुआ था, उसको यूं करके उतारा और खोल के ये चीज़ें रखी, लाकर काउंटर पे रखा, साथ 100 रुपया रखा। उसने भी कोई बात नहीं की, और उसने भी 100 रुपया उठा के अपने गले में फेंका, ये शॉपर लेके साइड पे हो गया। अब यहाँ पे ना इसने जाकर बोला ऑफर, एक्सेप्टेंस, सब कुछ, क्या भाई, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी तो होता था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी होता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल ये बातें तो करेंगे, हर स्टेप के ऊपर हमारी डिस्कशन होनी है। कल की क्लास में सिर्फ ये स्टेप 1 चलेगा, सबसे लंबा स्टेप है ये,
ठीक है, कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं IFRS 15 के मुताबिक। ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है कि इसने बताना है हमें कि कॉन्ट्रैक्ट को कब मैं कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा, वो बात तो बाद में करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट। फिर उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो है जी, कॉन्ट्रैक्ट है जी, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लेज जूस एंड बिस्किट, ठीक है, बिटवीन बायर एंड सेलर। ये कॉन्ट्रैक्ट है। हमने कहा अच्छा। उसने कहा ठीक है, कर लूं रिकॉर्ड। आई बता कहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया ना, अब जरा बताओ तो सही इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितनी ऑब्लिगेशंस हैं। मतलब आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो द आइडेंटिफाई सेपरेट, चलो सेपरेट छोड़, आइडेंटिफाई द ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस लिख देता हूं ना, आइडेंटिफाई द ऑब्लिगेशंस ऑफ द, भाई कस्टमर पे ऑब्लिगेशन तो बाद में देखेंगे, बस सेलर को, वो सेलर को फोकस कर रहा है, बायर के ऊपर पैसे देने वाली बात होती है वो भी कर लेंगे किसी वक्त। बहरहाल फिलहाल वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑब्लिगेशंस सेपरेटली, यानी कि अलग अलग बताओ कि तुम पर क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। अब कैंटीन वाले ने सर पकड़ा हुआ है, मैं कैंटीन खोल के मुसीबत ची पै गया वहाँ। ठीक है, मैं बंद करता भाई, नहीं नहीं हम बंद बाद में करना, फिलहाल तो तुम जरा ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, हम तुमसे ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करके तुम्हारी जान ले लेंगे, नहीं तो ये जान छोड़ेंगे तब जब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे हमारे हिसाब से। उसने कहा हाँ जी मेरे ऊपर 3 जिम्मेदारियां हैं, 3 ऑब्लिगेशंस हैं, मैंने एक लेज, एक जूस, एक बिस्किट, ये 3 चीजें मिस्टर हारून को देनी है। अब कर लूं रिकॉर्ड। स्टैंड का सबर सबर, बताओ तो सही उससे कितने पैसे मांगे हैं। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हुई है आपकी दरमियान में आपस में, उस ट्रांजैक्शन की प्राइस क्या है। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है, ये 2 3 4 5 दुकानदार, ठीक है जी, दुकानदार दुकानदार ने कितने पैसे मांगे, दुकानदार ने कितने पैसे मांगे, जितने पैसे दुकानदार ने मांगे हैं इस ट्रांजैक्शन में उसको हम कहा करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। हो भाई जाग जाओ, भाई जाग जाओ, सोने वालों जाग जाओ। IFRS 15 आएगा और जाएगा, 15 नंबर लेके जाएगा साथ, ठीक है, ध्यान करना जरा, 10 से 15 नंबर इसमें से आया करते हैं। ओके, और बड़ा पोर्शन है, पास फेल करवाते हैं इतने नंबर, तो 15 अगर आए तो 10 आ जाएं, 10 आए तो 7 8 आ जाएं, इतनी तैयारी तो हमारी हो, तो सारा कुछ पढ़ने के बाद इतनी की तैयारी होती है। ठीक है, ओके जी। डिटरमिन द, तो जागते रहना, साढ़े देना रहना, ठीक है। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, दुकानदार ने कितने पैसे मांगे, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है। क्या ख्याल है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस। TP लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। क्या जी, अच्छा किसी ने बोलना चाहा लेकिन फिर उसको याद आ गया, मैं क्लासों बाहर वीजा लग जाना है ना, फिर वो आहिस्ता होगी उसकी आवाज। ओके नाउ, अब कैंटीन वाला कहता है हाँ अब कर लूं रेवेन्यू रिकॉर्ड। ने कहा नहीं अभी कहाँ, अभी कहाँ, अभी तो क्या कह रहे हो, पार्टी शुरू हुई है, अभी कहाँ, अभी तो स्टेप्स 2 और रहते हैं। 5 स्टेप अप्रोच उस्ताद के नाम से, मुंह से नाम निकला था थोड़ी देर पहले, 5 स्टेप्स पूरे करने हैं। तो अच्छा जी दसो हुण मुसीबत से पै ही गए, क्या करूं। सैन ने कहा ये बताओ कि क्या मार्केट प्राइस भी इन तीनों चीजों की यही है, या हारून आपका कोई दोस्त है जिसको आपने कोई डिस्काउंट अलाउ किया। उसने कहा नहीं जी नहीं, लेज के मुंह के ऊपर लिखा हुआ है 50 रुपए, बिस्किट के मुंह के ऊपर लिखा हुआ है 20 रुपए, और जूस के मुंह के ऊपर लिखा हुआ है 30। जैसे शेयर के मुंह के ऊपर लिखा होता था फेस वैल्यू, शेयर प्राइस जो होती थी 10 रुपए, ठीक है। ये रिटेल प्राइस जो लिखी होती है, ये जो पैकेटों के मुंह के ऊपर लिखी हुई है, ये क्या है, ये उसकी मार्केट प्राइस है। तो कहने लगा नहीं जी मैं तो पहली बार उसको देखा था, तो रोज स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, ठीक है जी, तो
मेरा ऐसे कोई दोस्ती यारी नहीं है, ये ट्रांजैक्शन प्राइस है, यही मार्केट प्राइस भी है। यानी जो पैसे दुकानदार ने मांगे हैं वो पैसे ही मार्केट वैल्यू है इन तीनों चीजों की। तो इसका मतलब 100 में से लेज कितने का? 50 का। 100 में से जूस कितने का? 30 का। 100 में से बिस्किट कितने का? 20 का। क्या हमें इस ट्रांजैक्शन प्राइस को, जो इस वक्त मार्केट प्राइस भी है, क्या हमें इस ट्रांजैक्शन प्राइस को बांटने की जरूरत है ऑन ईच ऑब्लिगेशन? नहीं, बटी हुई है भाई, हमें बांटने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बटेड है, बटी हुई है। ठीक है जी। तो वैसे अगर अभी थोड़ी देर बाद मैं डिस्काउंट, अभी ये अली को डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, अली की दोस्ती है दुकानदार से, कैंटीन वाले से, तो अभी अली को डिस्काउंट मिलेगा, फिर हमें जरूरत पड़ेगी ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने की, वो भी समझाता हूं। ठीक है, तो स्टेप 4 वैसे लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड ने कहा हाँ जी रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, बड़ा तुम उतावले हो रहे हो, जरा बताओ अगर जरूरत है ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने की, तो एलोकेट किया है। यानी स्टेप 4 क्या है? एलोकेट द, पहले क्या किया हमने? डिटरमिन किया, ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? एलोकेट द ट्रांजैक्शन, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑन या टू ईच ऑब्लिगेशन, अलग अलग बताओ। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया था? ट्रांजैक्शन प्राइस को, दुकानदार ने पैसे मांगे कितने, डिटरमिन किया था। यहां पे क्या कर रहे हैं? उसी ट्रांजैक्शन प्राइस को, लेकिन ये एलोकेशन कब जरूरत पड़ेगी? इफ एनी, यूं कह लें, बल्कि इफ रिक्वायर्ड। ये कब जरूरत पड़ेगी? जबानी बताया है, अभी देख लेते हैं कब जरूरत पड़ती है। इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो फिर एलोकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कैंटीन वाले का रिक्वायर्ड नहीं है भाई, नहीं है, रिक्वायर्ड है। 100 रुपया मंगया सी, लिखिया होया उत्ते 50 30 20, मेहरबानी ताड़ी माफी दे दो, कर लूं अब रेवेन्यू रिकॉर्ड। सैन ने कहा हाँ कर लो रेवेन्यू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड द रेवेन्यू। अब वो 100 लिखने ही लगा तो सैन, एक मिनट क्लोज, ये तो बताओ तुमने लेज हारून को दे दिए? कहा हाँ। और जूस? हाँ। बिस्किट? नहीं, वो भी आए नहीं, उसे कहा कल ले जाना। खबरदार, तुमने एक ऑब्लिगेशन अभी सेटिस्फाई नहीं की तो तुम इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सारा 100 रिकॉर्ड नहीं करने देगा अभी स्टैंडर्ड, जिसको हम बचपन में कहा करते थे चीजें डिलीवर होने पर सेल रिकॉर्ड होती है। बात समझ आ रही है कुछ कुछ? ठीक है, तो स्टेप 5 क्या है? रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन, कब? व्हेन ऑब्लिगेशन के साथ स्टैंडर्ड ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का लफ्ज लिखा, खैर है, व्हेन ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है जी, रिकॉर्ड कब करो रेवेन्यू? व्हेन ऑब्लिगेशन इज, हाँ ठीक है जी। उसने कहा जी मैंने तीनों चीजें एक शॉपर में डाली हैं और हारून के हाथ में दे दी हैं, इसलिए मैंने ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सॉरी ये ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है, तो मैं इस रेवेन्यू को अब रिकॉर्ड कर लूं। हमने कहा, यानी हम स्टैंडर्ड बने हैं थोड़ी देर के लिए, हमने कहा हाँ सेलर, हाँ कैंटीन वाले, अब तुम एंट्री कर सकते हो कैश डेबिट सेल क्रेडिट पूरे 100 से। बात समझे हो? ठीक है, अच्छा अब ये हो गई हमारी एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 1, सेम डाटा रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेस तो कैंटीन पे 50 का ही, जूस 30 का ही, बिस्किट 20 का ही, ठीक है, लेकिन कस्टमर बदल लेते हैं। ठीक है, ये था हारून, अब अली साहब गए, हारून साहब की ट्रांजैक्शन ओवर, अली साहब हैं अब। ठीक है जी, अली साहब गए और अली साहब ने भी कहा एक लेस देना भैया, मार्केट प्राइस है 50 रुपए। ठीक है, मार्केट प्राइस लिखा हुआ है ना ऊपर, 50 रुपए मार्केट प्राइस है। अच्छा भाई एक जूस भी दे देना जी, कितने पैसे उसके ऊपर लिखे हुए हैं? 30 रुपए। भाई एक बिस्किट पकड़ाना, हाँ सुपर, ये लो। ठीक है जी, टोटल कितने बनते हैं? एक 100 रुपए। ठीक है जी,
लेकिन ये हैं मिस्टर अली, ये हैं मिस्टर अली, ये हैं मिस्टर हारून। मिस्टर लगा दूं, अदब है, अंग्रेजी का अदब है जरा, मिस्टर। ओके, अच्छा जी, अब अली को भी उसने शॉपर में डाल के ये तीनों चीजें दे दी। अब अली ने से पूछा कितने पैसे हो गए, ने कहा 100 रुपए। ने कहा नहीं हूं मैं भी 100 रुपए दूंगा। यार तू मेरा चंगा यार है, तेनू कैंटीन इतने मैं लैके दी है, ठीक है। तो यार तुम अच्छे दोस्त हो, तुम सबको भी 100 रुपए की ये चीजें बेचो, मुझे भी 100 रुपए की। कोई खुदा का खौफ करो, कोई दोस्ती यारी होती है, कोई ताल्लुक वास्ता होता है, मुंह मत्थे लगना होता है बंदे ने बाद में भी। ये क्या बात हुई? मैंने कहा अच्छा यार टेंशन ना ले, तू 90 रुपए दे दे, चल। कितने दे दे? 90 रुपए। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? जो पैसे दुकान, ना 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 100 ही तो नहीं है, यही तो समझो बात को। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, मैंने इतना वो रेड कलर के साथ उर्दू में लिखा है, जो पैसे दुकानदार ने मांगे हैं, जो पैसे दुकानदार ने मांगे हैं। अब दुकानदार ने इन तीन चीजों के कितने पैसे मांगे? 90 रुपए, ठीक है। क्या ये मार्केट प्राइस के बराबर है? आज ये मार्केट प्राइस के बराबर नहीं है। जब ट्रांजैक्शन प्राइस और मार्केट प्राइस डिफरेंट हो जाएं, यानी कोई डिस्काउंट अलाउ हो जाए, डिस्काउंट, इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं ना। तो देखो देखो कौन सा डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट है भाई। डिस्काउंट अलाउड कैसे है? कैसे डिस्काउंट अलाउड? हमारी किताबों में आने से पहले की एंट्री है ये। जेब से निकलेंगे ही 90, उधार होगा तो खाते में जाएंगे ही 90, एंट्री होगी 90 से डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। कैश सेटलमेंट डिस्काउंट वो और चीज होती है, ठीक है। ये ट्रेड डिस्काउंट की नेचर है। बहरहाल छोड़ो, ये मेरी बहस नहीं थी जी। डिस्काउंट आ गया। अब ट्रांजैक्शन प्राइस और मार्केट प्राइस डिफरेंट है। अब हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस क्या मतलब? देखो ऐसे थोड़ा ही है कि हम कहें चलो जी ठीक है लेज 40 कर दो, बाकी 30 और 20 पे रहने दो। लेज ने रोना शुरू कर देना, लेज ने कहना मेरा की कसूर है, सारा डिस्काउंट मैनू, सारा लेज बेचने वाला मैनेजर आ जाएगा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, क्यों भाई क्यों? क्यों आपने इस पूरे एक आपने वो पैकेज बनाया हुआ है, एक जो है वो आपने पैकेज बना के चीजें बेची हैं इकट्ठी, आता है ना बचत पैक, ठीक है, इसमें 3 4 5 चीजें होती हैं, क्यों जी मुझे ही क्यों सारा आप डिस्काउंट जो है वो लगा रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मेरे टारगेट्स तो मीट नहीं होंगे, ये तो कोई बात नहीं है। तो भाई बात भी इंसाफ वाली है, सारे का सारा 10 डिस्काउंट कैसे हम सिर्फ लेस को चार्ज कर दें? तो इसलिए हमें इस ट्रांजैक्शन प्राइस को अब एलोकेट करना पड़ेगा। किस बेसिस पे करें? किस बेसिस पे? प्रोपोर्शनेट बेसिस ही हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट बेसिस हमारे सामने कौन सी अवेलेबल हैं? मार्केट प्राइस। जैसे हमने एक बार पहले भी किया था गवर्नमेंट ग्रांट में, लेकिन इसमें बाकायदा लिखा हुआ है स्टैंडर्ड के अंदर कि एलोकेशन की अगर जरूरत पड़े तो एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस होती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। वैसे मार्केट प्राइस का एक नाम, चलो वो बाद में बताता हूँ, एक नाम है जो स्टैंडर्ड यूज करता है, बस वो सिर्फ ये बताना है कि वो जो नाम यूज कर रहा है उसका मतलब मार्केट प्राइस है, उसके अलावा कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है, ना ही है उस बस नाम रखा हुआ है, ठीक है। चलो सुन लो, अभी सुन लो। मार्केट प्राइस को ये स्टैंडर्ड नाम देता है स्टैंड अलोन प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस। तो आपने स्टैंड अलोन प्राइस जहां कहीं आपको नजर आए ना पेपर के अंदर, सवाल के अंदर, थ्योरी पढ़ते हुए, आपने उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिखना है मार्केट प्राइस। 2 दिन बाद स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पढ़ भी रहे होगे तो आप कह रहे होगे उसको मार्केट प्राइस, ठीक है, तो वो पहुंच जाओगे। फिर मतलब एक ही है, कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वो स्टैंड अलोन प्राइस किसको कहता है? मार्केट प्राइस को, ठीक है। तो चलें, ये चीज वैसे ही बस एडिशनल थी, इसको अभी छोड़ो फिलहाल, पर्दा डाल दिया जी। एलोकेशन करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ, क्यों जरूरी है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, उसने कहा था जी मैंने बिस्किट गए हैं कल ले जाना, तो हो सकता है लेज और जूस का रेवेन्यू तो आज ही रिकॉर्ड करना पड़े, ठीक है, बिस्किट का रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो अलग अलग पता होगा तो ना। अब अगर लेज को ही 40 पे कर दें तो लेज वाला मैनेजर आ जाएगा, ना 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 सारा डिस्काउंट मुझे नहीं, ठीक है, सबको एलोकेट करो, सबको इसका हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर एलोकेशन होने लगी है। वो एलोकेशन बहुत सिंपल काम है, देखें जी, किसको एलोकेट करना है, किसको बांटना है? 90 को। किसको बांटना है? 90 को। किसको बांटना है? 90 को। लेज मार्केट प्राइस की बेस पे 50/100 कर दो, जूस 30/100 कर दो, बिस्किट 20/100 कर दो,
ये कितना बन गया 45, 27, 18। ठीक है जी, सही है। इसको कहते हैं एलोकेशन, अगर जरूरत पड़े तो। अब जरा ध्यान से सुने, पेज नंबर नोट कीजिएगा किताब का, घर पे जाके आप खोलिएगा उसको। दूसरी क्लास में मैंने करवाई थी कॉपी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए आपको मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपको देखा आपने कॉपीज लेट हो गई, तो फिर मैंने वैसे जब पढ़ा दिया तो फिर मैंने कहा अब छोड़ो, अब फिर बाद में कल ही देखेंगे। बुक्स सब बच्चे अपने पास रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने इसीलिए बुक के ऊपर आज कुछ नहीं लिखवाया। बुक के ऊपर लिखे हुए अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं से ही आप चीज़ को समझ रहे होते हैं, बाद में आपको चीज़ें याद रहती हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स होती हैं वो याद रहती हैं। इसलिए मैंने बुक पे एक लफ्ज़ नहीं लिखवाया। कल सबके पास अपनी अपनी बुक्स होनी चाहिए। ओके, अच्छा, अब आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उसमें सबसे पहले पेज 828 के ऊपर एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है कंप्यूटर एग्जाम्पल। पेज नंबर 828, उस एग्जाम्पल का नाम है कंप्यूटर एग्जाम्पल। बेटा ये दरवाजा बंद कर दो थोड़ी देर, इन्होंने चुप नहीं करनी। ठीक है, ये कंप्यूटर एग्जाम्पल वेड नामी एक शख्स को कुछ चीजें बेची गई, या वेड ने बेची हैं, वेड निशानी है इसकी। ठीक है, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल सेम है। सेम मतलब इसमें सिर्फ ये है कि तीनों हमने गुड्स बेची हैं। वो कह रहे हैं कंप्यूटर बेचता है, साथ सर्विसेज बेचने का वादा करता है। तो जरा ध्यान से उसको पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद अगले सफे वाली एग्जाम्पल आपने अभी नहीं छेड़नी, बहरहाल वो है तो टाइप 2 की एग्जाम्पल, वो है पेज नंबर 829 पे हैंड सेट एग्जाम्पल। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया कहीं पे, मार्केट प्राइस मींस स्टैंड अलोन प्राइस मींस मार्केट प्राइस इन दिस स्टैंडर्ड। ठीक है ना। अच्छा, पेज नंबर 829 पर एक एग्जाम्पल है हैंड सेट एग्जाम्पल, उसका नाम है, ये उमर, बिल्कुल उमर को आपने मोबिलिंक वालों ने हैंडसेट बेचा है। ये अभी आप ना कीजिएगा, वैसे है यही टाइप, लेकिन मैं इसको खुद करवाऊंगा कल आपको आके। ठीक है, लेकिन इधर देखें, पेज नंबर 839 पे जब आप आएंगे, जी जी, पेज नंबर जंप लगा 839, दरअसल वहां पे ना स्टेप नंबर 4 अलग से, हर स्टेप अलग से डिस्कस्ड है ना, स्टेप नंबर 4 अलग से डिस्कस्ड है। जिनके पास बुक्स हैं वो साथ साथ ओपन भी कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 839 पे आए तो वहां पर आपको स्टेप 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है लर्निंग आउटकम 5 में। स्टेप 4 क्या लिखा हुआ है, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस उसी का नाम से रखा हो। ठीक है, वही स्टेप है। इसके अंदर आपने कुछ और अंग्रेजी नहीं पढ़नी, इसमें दो एग्जाम्पल्स गिवन हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, बस इससे आगे कुछ नहीं देखना आपने। इस डिब्बे के अंदर रहते हुए दो एग्जाम्पल्स हैं, पेज 839 पे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। इसमें क्या करना है, बिल्कुल वही एलोकेशन है। कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही बात को जरा फैलाया है मैंने, हालांकि नॉर्मली मैं ये बात पहले दिन किया ही नहीं करता था, लेकिन थोड़ी सी बात ऐसे जनरल करके अब इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें इंशाल्लाह आप पे आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आपका होमवर्क जो है, इसमें से मैंने एग्जाम्पल 2 हैंडसेट वाली उड़ा दी है। पेज 839 की एग्जाम्पल 1 आप करेंगे वेड वाली, और एग्जाम्पल 1 और 2 पेज 830, ओहो सॉरी, ये वाली उड़ाई। ठीक है भाई, सही है। और ये 1 2 3 में से आपके 2 और 3 1 अभी भी होमवर्क में ही हैं, जिनके रहते थे वो 1 2 3 पास पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के कर लीजिएगा। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह रेवेन्यू के पहले स्टेप के साथ। अल्लाह हाफिज।